दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर। और आज का अपना टॉपिक है जनरेटर के बेसिक पार्ट, जो मेन पार्ट है उसके बारे में। आज हम उस जो मेन पार्ट है जनरेटर के, उसकी वर्किंग क्या है, किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, क्या डिटेल है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो जनरेटर के जो मेन पार्ट है हमारे, जनरेटर के मेन पार्ट की लिस्ट में आता है जो इसका इंजन, कि इंजन का क्या वर्किंग है, हमारा अल्टरनेटर का क्या काम होता है, डीजल टैंक है, हमारी वोल्टेज रेगुलेटर है, कूलिंग और इसका एग्जॉस्ट सिस्टम है, लुब्रिकेशन सिस्टम है, हमारा बैटरी चार्जर है, कंट्रोल पैनल है और इसका मेन फ्रेम। तो ये जो 9 पार्ट आप देख रहे हैं स्लाइड में, इस 9 पार्ट के अंदर भी और आगे इसके सब पार्ट होते हैं जो असेंबली करने के बाद ये मेन पार्ट बनते हैं। तो इंजन में भी होता है, इंजन में हमारे जो इसके सब पार्ट होते हैं, कि जैसे इसका इंजेक्टर हो गया, फ्यूल पंप है, इंजेक्टर रोड है, क्रैंक शाफ्ट है। और जैसे अल्टरनेटर में होता है इसकी वाइंडिंग, या अल्टरनेटर के साथ में कितने अल्टरनेटर का क्या यूज होता है हमारे इसमें, उसका भी जानेंगे। इसका फ्लाई व्हील होते हैं उसके बारे में भी जानेंगे हम। वोल्टेज रेगुलेटर है जो इसकी वोल्टेज कैसे रेगुलेट करता है उसके बारे में है। कूलिंग सिस्टम और एग्जॉस्ट सिस्टम, जो दोस्तों की जैसे हमारा कंबशन होता है ना, जब हमारा डीजल जलता है, डीजल इसमें फायरिंग करवाते हैं, कि वो जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट करते हैं, तो वो थ्रू हम जो डीजल कंबशन के थ्रू करते हैं इसमें। तो उसके लिए कूलिंग जरूरी है, क्योंकि इसका टेम्परेचर मेंटेन करना भी जरूरी होता है हमें, जो बाहर से एयर इनटेक ले रहे हैं हम। उसके बाद इसको जो हमें इन्वायरमेंट में जो कंबशन एयर, जो इसकी फ्यूम बसती है, जो धुआं बसता है, इसको छोड़ना होता है। वो भी हमें इस प्योर मतलब धुएं को जो उसको छोड़ते हैं, वो भी इस एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल ना हो। तो वो उसका एग्जॉस्ट सिस्टम के अंदर उसकी क्या क्या चीज होती है, उसमें धुआं भी कितने टाइप का होता है, धुएं के सिंबल क्या क्या होते हैं, जैसे व्हाइट हो गया, ब्लैक स्मोक होता है, व्हाइट स्मोक होता है, ब्लू स्मोक होता है। तो उनका मतलब क्या होता है, क्या सिंबल है वो ब्रेकडाउन के। लुब्रिकेशन सिस्टम होता है जो इसका, लुब्रिकेशन का क्या क्या रोल है इंजन में। तो वो आगे एक एक चीज करके इसमें फोकस करके एक एक चीज की डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है हमारा इंजन। जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं कि एक जनरेटर का इंजन है। तो इंजन सबसे पहले होता है हमारा, कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है जनरेटर का। जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल है बेस्ड ऑन लॉ ऑफ एनर्जी कन्वर्जन। एनर्जी नेदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना हम एनर्जी को बना सकते हैं, ना हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर, कि इसको हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जो जनरेटर है इसका हमारा फ्यूल होता है, जो डीजल होता है, उसके थ्रू कंबशन करवाते हैं। कंबशन से मैकेनिकल एनर्जी बनती है। वो मैकेनिकल एनर्जी से आगे जो हमारी अल्टरनेटर को रोटेट करती है, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने का जो हमारा मशीन यूज करते हैं, उसका नाम आता है जनरेटर। तो जनरेटर के अंदर भी नंबर ऑफ पार्ट होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें होता है इंजेक्टर हो गया इसका। इंजेक्टर का रोल है जो इसमें फ्यूल को इंजेक्ट करे, जितनी क्वांटिटी हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद आता है पिस्टन, जो इसका कंबशन हाई प्रेशर पे जो उसको फ्यूल को जो इंजेक्ट होता है उसमें जब हम प्रेशराइज करते हैं तो कंबशन करते हैं, वो पिस्टन का यूज होता है। फ्यूल पंप का यूज होता है, जो हमारा डीजल स्टोरेज टैंक से हाई प्रेशर में आगे स्प्रे करवाने का काम फ्यूल पंप का होता है। फ्यूल फिल्टर हम यूज करते हैं। फ्यूल फिल्टर इसलिए यूज करते हैं कि हमारा जो डीजल है उसमें आगे किसी भी हमारा इंजन के अंदर कचरा ना जाए, या उसके अंदर जो मॉइस्चर है हमारा, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हम मॉइस्चर सेपरेटर भी यूज करते हैं इसमें। उसके बाद आता है हमारा टर्बो चार्जर। टर्बो चार्जर एक एफिशिएंसी को यूज कर, एफिशिएंसी जो जनरेटर है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है। जो वाटर, जो हमारी एयर इनटेक, सॉरी वाटर में गलत मिस्टेक, जो एयर हम इनटेक करते हैं इसी कंबशन के लिए, उससे इनटेक लेके इसके एग्जॉस्ट को, जो इसका स्मोक होता है, उसको रिमूव करता है।
और जो टर्बो चार्जर है इसके अंदर फ्लाई व्हील लगे होते हैं, जो उसकी रनिंग स्पीड होती है जो 80,000 से 1 लाख आरपीएम के आसपास होती है। उसके बाद आता है हमारा कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम में ये होता है कि जो इसमें हमारा कूलेंट होता है, हमारा इंजन के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम कूलिंग सिस्टम यूज करते हैं। जो रेडिएटर होता है उसमें हम कूलेंट स्टोरेज करते हैं और वाटर पंप के थ्रू हमारी इंजन की बॉडी में उसमें कूलेंट सर्कुलेट करते हैं ताकि इसमें हमारा टेम्परेचर मेंटेन रहे। उसके बाद आता है हमारा इंजन ऑयल। इसमें जो इंजन ऑयल होता है वो हम 15W40 यूज करते हैं। उसके बाद आता है हमारा इंजन ऑयल फिल्टर। इंजन ऑयल फिल्टर भी इसलिए लगाते हैं ताकि हमारे उसमें जो इन पिस्टन वगैरह है उसमें कोई कचरा वगैरह ना जाए। दोस्तों आपके सामने स्लाइड है, इसमें एक अपने फ्लो चार्ट देख रहे हैं। फ्लो चार्ट में इसमें दिखाया गया है जैसे इसका फ्यूल टैंक है, फ्यूल पंप है, इसका फिल्टर लगे हुए हैं और इंजेक्टर पंप है, एयर इनटेक यहाँ से हो रहा है, साइलेंसर है। तो इसमें दिखाया गया कि डीजल जो मेरा इंजन डीजल जो हमारा स्टोरेज टैंक होता है उसके थ्रू जाता है, पंप के थ्रू इंजेक्टर में जाके इसको स्प्रे करता है जो हमारे पिस्टन के ऊपर। यहाँ से एयर इंटैक्ट होती है जो हमारा डीजल जो स्प्रे हुआ है उसको कंबेशन के लिए, और जो धुआं होता है जो स्मोक होता है ये सिलेंसर के थ्रू इसमें बाहर निकाल दिया जाता है। और इसके साथ में जो फिल्टर लगा है, फिल्टर का ये काम है कि जो हमारा डीजल जा रहा है उसके साथ में कचरा ना जाए, या उसके साथ में अगर मॉइस्चर जा रहा है तो मॉइस्चर जो इसमें मॉइस्चर सेपरेटर लगा होता है फिल्टर में, वो उस मॉइस्चर को रिमूव कर दे ताकि आपका इंजन में धुआं ना दे। जैसे नंबर ऑफ स्मोक होते हैं, जैसे व्हाइट स्मोक हो गया। वाइट अगर आपकी जनरेटर में व्हाइट स्मोक आता तो डेफिनेटली आपके डीजल में जो फ्यूल यूज कर रहे हैं उसमें मॉइस्चर होगा। अगर ब्लैक स्मोक आता है तो उसमें होगा कि लोड के ऊपर जा रहा है। ब्लू स्मोक आता है तो आपका ये जो हमारा लुब्रिकेशन ऑयल होता है उसको खाता है। जब इंजन मान लो उसको खाता है तब हमारा ये ब्लू स्मोक आता है। हीट एक्सचेंजर जो रेडिएटर होता है, रेडिएटर का काम होता है हमारा टेम्परेचर को मेंटेन करने का। जो हमारा इंजन में कूलिंग सिस्टम लगा है वाटर के जो पंप के थ्रू सर्कुलेट करवाते हैं, जो बॉडी का टेम्परेचर इंजन का टेम्परेचर इसको मेंटेन करने के लिए हम कूलिंग सिस्टम यूज करते हैं। जो लुब्रिकेशन है इसके जो पंप और इंजेक्टर रोड है इसके इंजन के स्पेयर की जो मूवमेंट होती है उसको हम लुब्रिकेशन इसलिए करते हैं ताकि उसकी मूवमेंट स्मूथ हो। तो उसके लिए फिल्टर भी लगाए होते हैं जिससे उसमें कोई कचरा वगैरह ना हो तो फिल्टर के थ्रू आपका रिमूव हो जाए। दोस्तों उसके बाद आता है हमारा अल्टरनेटर। जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हैं ये एक अल्टरनेटर है, ये जनरेटर का पार्ट है। तो अल्टरनेटर एक वो डिवाइस है जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है विद फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटर जो होते हैं हमारे वो बेसिकली टू टाइप के होते हैं। एक होता है अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन, दूसरा होता है अकॉर्डिंग टू डिजाइन। अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन मेरे 5 टाइप के अल्टरनेटर होते हैं। फर्स्ट आता है ऑटोमोटिव टाइप विच इज यूज इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। सेकंड आता है हमारा डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव विच इज यूज इन डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। थर्ड आता है हमारा मरीन टाइप विच इज यूज इन मरीन और शिप। फोर्थ आता है हमारा बुशलेस टाइप which is used in electrical power generation plant, which is the main source of power generation unit. फिफ्थ आता है हमारा रेडियो अल्टरनेटर्स। रेडियो अल्टरनेटर्स आर यूज्ड फॉर ए लो बैंड रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन। और उसके बाद सेकंड आता है हमारा अल्टरनेटर अकॉर्डिंग टू डिजाइन। अकॉर्डिंग टू डिजाइन हमारे 2 टाइप के अल्टरनेटर होते हैं, सैलिएंट पोल टाइप और सिलेंड्रिकल पोल टाइप, सिलेंड्रिकल रोटर टाइप सॉरी। और उसके बाद आता है हमारा अल्टरनेटर है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है। जो हमारा अल्टरनेटर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर काम करता है जो हमारा फैराडे फर्स्ट लॉ है। और फैराडे फर्स्ट लॉ हमारा दर्शाता है कि अगर मैं किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंडक्टर को प्लेस करूंगा, जो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है वो फोर्स करेगा कंडक्टर को मूव करने में। अगर कंडक्टर मेरा मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो उससे एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है जो हमारा करंट को इंड्यूस करता है।
जो हमारा अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, नंबर ऑफ पार्ट होते हैं अल्टरनेटर के। सबसे पहला पार्ट हमारा आता है पुली, जिससे जो एक कपलिंग के थ्रू हम दूसरी डिवाइस में कनेक्ट करते हैं इंजन के साथ में। जो कनेक्शन का काम करती है पुली करती है। उसके बाद बैरिंग, बैरिंग जो हमारी जो रोटेशन होती है उसकी स्पीड को स्मूथ बनाता है, जो इसको सपोर्ट करता है हमारा, इसकी शाफ्ट को, रोटर की शाफ्ट को। उसके बाद आता है हमारा ब्रैकेट। ब्रैकेट रोटर, स्टेटर, रेक्टिफायर, रेगुलेटर एंड कवर। रोटर इसका मूविंग पार्ट होता है जो हमारे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के साथ में रोटेट करता है, और स्टेटर हमारा फिक्स पार्ट होता है। स्टेटर के अंदर वाइंडिंग होती है जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। रेक्टिफायर्स होते हैं, रेक्टिफायर हमारा एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। और रेगुलेटर होता है हमारी जो इसकी स्पीड है इसको रेगुलेट करता है, जो इसकी स्पीड को मेंटेन करके रखता है, ना हम इसकी स्पीड को ज्यादा करेगा ना इसकी स्पीड को कम करेगा। वो अगर मान लो जस्ट एग्जांपल, मेरे जो अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर की स्पीड है डिफाइंड 1440, 1440 जो इसकी स्टैंडर्ड स्पीड होती है, तो उस स्पीड को मेंटेन करके रखता है। उस स्पीड को कम होने से भी रोकेगा और ज्यादा होने से भी रोकेगा। तो उसको मेंटेन रेगुलेट करके रखता है, उसका काम होता है रेगुलेटर। और लास्ट आता है हमारा एंड कवर, जिसको कवर जो हमारा ये रेगुलेटर है उसको कवर करता है पूरी ये। जैसा कि फोटो में देख पा रहे हैं सारे पार्ट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा डीजल टैंक है। डीजल टैंक हमारा एमएस मेक का होता है, अंदर से पेंट हुआ होता है। और डीजल टैंक हमारे जो जनरेटर होता है उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होता है। बेसिकली हमें अगर जो हमारा जो डीजल है टैंक होता है वो 900 लीटर से ज्यादा नहीं होता कभी भी, क्योंकि एक स्टैंडर्ड रूल है। अगर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम जाएंगे तो अगर 900 से ज्यादा अगर मेरे को डीजल स्टोर करके रखना आपको एक वेसल में, तो आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो जो डीजल टैंक होते हैं अकॉर्डिंग टू हमारा जो जनरेटर उसकी कैपेसिटी के ऊपर होता है, कि जैसे 500 का है मेरा जेनसेट, तो उसका जो डीजल टैंक मिलेगा आपको 900 लीटर का ही मिलेगा मैक्सिमम। 700 का होगा, 750 का होगा तो उसका भी 900 लीटर का ही मिलेगा मैक्सिमम आपको। जो 200 250 लीटर का है तो उसका आपको 400 लीटर का टैंक मिलेगा। इसमें जैसे लेवल इंडिकेटर होता है, लेवल इंडिकेटर आपको डेली बेस पे चेक करना है लेवल इंडिकेटर। और इसमें एक मिनिमम क्वांटिटी आप मिनिमम लेवल एक मेंशन कर दें, जैसे 100 लीटर है या 200 लीटर, जो मिनिमम लेवल एक मेंशन कर दें कि इससे कम जाना ही नहीं चाहिए। अगर इससे कम जाएगा तो आप इसमें फिल कर दे। फिर मान लो अगर आपका इंडिकेशन आ गया 100 लीटर इसमें पेंडिंग है, तो उसमें टॉप अप कर दे जो लेवल मेंशन करके कि इस इतनी लेवल तक होना चाहिए। उसके बाद इसके अंदर एक फिल्टर, जैसे हम इसमें ऑयल फिल करते हैं तो इसके टॉप में एक फिल्टर जरूर लगाना चाहिए, कि होता भी है इसमें एक फिल्टर होता है जिससे हमारा कचरा जो होता है इसके टैंक के अंदर नहीं जा पाता। और जो डीजल टैंक होता है हमारा, ये वंस इन 6 मंथ और वंस इन ईयर हमें इसको क्लीन करना चाहिए, ताकि इसके अंदर जो कोई कचरा वगैरह है या कोई पानी वगैरह है या मॉइस्चर वगैरह है वो इसके अंदर रहे ना, ताकि हमारे इंजन पे कोई इफेक्ट ना आए। तो दोस्तों उसके बाद आता है हमारा वोल्टेज रेगुलेटर। ये वोल्टेज रेगुलेटर एक्चुअली एवीआर होता है, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। और ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होती है जो हमारे जनरेटर के आउटपुट टर्मिनल पे कनेक्ट होती है, और उसकी इसमें एक वैल्यू सेट करते हैं हम कि जो 415 जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है नॉर्मली इंडस्ट्री में, जो आउटपुट वोल्टेज होती है हमारी 415 रिक्वायरमेंट होती है। तो उस 415 को रेगुलेट करने का काम, मतलब इक्वल रखने का काम वोल्टेज रेगुलेटर का होता है। उसमें ये ना तो इसको कम होने देगा ना ही ये ज्यादा होने देता है। और जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं ये एक सर्किट है, इसका वोल्टेज डिटेक्शन सर्किट। इसमें हमारी जो फील्ड वाइंडिंग है और एक्साइटेशन क्या लगी होती है, क्या ब्रिज यूज करते हैं हम, कितने हमारे ब्रिज रेक्टिफायर है, ये एक सर्किट में आप देख पा रहे हैं इसमें। और मेनली इसका फंक्शन ही हमारा वोल्टेज को रेगुलेट करके रखना होता है, जिससे वोल्टेज हमें इक्वल मिलती रहे।
अगर हमारी वोल्टेज ज़्यादा मिलती है तो जो हमारी मशीन की रेटिंग है, जैसे जनरली हमारी इंडस्ट्री में जो मोटर होती है उसकी होती है 415 प्लस माइनस 10%, मतलब 10% उसका मार्जिन होता है कि प्लस माइनस वो रेशो तक चल जाएगी। अगर इससे ज़्यादा होगी तो उसमें इफेक्ट पड़ेगा हमारी जो मशीन है या मोटर है। अगर ज़्यादा होगी तो उसके जलने के चांसेस रहते हैं, कम होगी तो भी जलने के चांसेस रहते हैं। तो उस वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए हम एवीआर का यूज करते हैं डीजी में। तो दोस्तों उसके बाद आता है हमारा एग्जॉस्ट सिस्टम। एग्जॉस्ट सिस्टम का काम होता है कि जो हमारी कंबशन एयर है, कंबशन हमारा स्मोक निकलता है उसको एग्जॉस्ट कैसे करते हैं। तो ये एक टर्बो चार्जर के थ्रू हमारा पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि जो हमारी कंबशन होती है उसके लिए टर्बो चार्जर में दो व्हील होते हैं, एक टरबाइन व्हील होता है और एक कंप्रेसर इनलेट होता है। कंप्रेसर इनलेट इसकी जो कूलिंग एयर को इनटेक करता है और एयर को हमारा सर्कुलेट करवा के टरबाइन व्हील के थ्रू जो हमारी कंप्रेस्ड एयर है उसको बाहर कर देता है। तो जैसा सर्कल एनिमेशन में आप समझ पा रहे हैं, इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये एक वर्किंग है इसकी, आपके एग्जॉस्ट सिस्टम की, कि जो हमारी हॉट हॉट फ्यूम्स है ये हमारी कैसे इन होती है और कैसे आउट होती है। दोस्तों फिर आता है हमारा कूलिंग सिस्टम। जो हमारा जनरेटर है उसका कूलिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए। आप एनिमेशन में देख पा रहे हैं, जैसे ये मेरा फैन है, ये पिस्टन है, ये मूवमेंट कर रहे हैं। जहां पे रेड इंडिकेशन है वो इंडिकेशन मेरी हीट की है, जो हीट को एक्चुअली दिखाता है कि वहां में रेड इंडिकेशन है। नीचे जो ग्रीन दिखेगी वो आपकी होगी कूलिंग की। इस सर्किट में अगर आप इस एनिमेशन के थ्रू बहुत इजी होता है समझ पाना। जैसे हमारी ये एयर जो रेडिएटर होता है और ये फैन, रेडिएटर के अंदर कूलेंट होता है, कूलेंट को हमारा पंप के थ्रू इंजन के अंदर सर्कुलेट किया जाता है। और जो ऑयल कूलर है, जो इंटर कूलर है आपका, इसको ठंडा करने का काम करता है। इंजन के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम कूलिंग सिस्टम यूज करते हैं। और जो रेडिएटर है हमारा, इसके अंदर कूलेंट होता है, कूलेंट को सर्कुलेट करवाते हैं थ्रू पंप। और जो रेडिएटर के अंदर से जो हवा गुजारते हैं वो हमारा एक व्हील होता है, फैन व्हील, जो बेल्ट ड्राइव के साथ कनेक्टेड होता है इंजन में। ये जो देख देख पा रहे हैं ये आपका रेडिएटर है, ये आपका व्हील है। इससे बहुत हाई प्रेशर में एयर जाती है जो हमारा कूलेंट है उसके टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है। दोस्तों उसके बाद आता है हमारा लुब्रिकेशन सिस्टम। लुब्रिकेशन सिस्टम जैसा कि आपके सामने इमेज है, इमेज में देख पा रहे हैं ये हमारा ऑयल है, लुब्रिकेशन ऑयल। और ये पंप लगा है, तो पंप के थ्रू हमारे जो इसकी क्रैंक शाफ्ट है, कैंक रोकर शाफ्ट है, रोकर आर्म्स है, पुश रोड है, ऑयल गाइडलाइन, जो क्रैंक शाफ्ट टाइमिंग चेन होगी हमारी, ड्राई शाफ्ट होगी, कैम शाफ्ट होगी, सिलेंड्रिकल हेड वाल्व वगैरह होगी, तो ये सबको लुब्रिकेशन करवाता है ताकि इनकी मूवमेंट में ज्यादा दिक्कत ना आए। अगर मान लो इसमें हमारा ये लुब्रिकेशन ऑयल खत्म हो जाता है तो हमारे सिस्टम जाम होने, जो हमारा इंजन है वो सीज होने के चांसेस रहते हैं। तो इसके जो हमारा ये पंप लगा है इसके थ्रू हम इसमें लुब्रिकेशन करवाते हैं ताकि हमारी मूवमेंट पिस्टन की, क्रैंक शाफ्ट की, कैम शाफ्ट की, जो सिलेंडर का हेड है, इसके इंजेक्टर पुश रोड्स वगैरह है, टाइमिंग चेन है, ये अच्छे से मूव करें, क्योंकि ये बहुत हाई स्पीड में मूव करती है। तो प्रॉपर लुब्रिकेशन होना जरूरी है हमारी मशीन का। और इसमें जैसे आप ये देख पा रहे हैं ऑयल गेज, ऑयल गेज एक इंडिकेटर है कि हमारा इंजन में इतना ऑयल अभी बचा है। अगर आपका ऑयल कम होगा तो उसमें हाई लेवल और लो लेवल का एक सिंबल होता है, जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि इसमें कितना लेवल है जब आप मॉर्निंग में डेली ये चेक करते हैं। तो इसमें जो जो हमारा ऑयल यूज होता है W15W40 यूज होता है, जो कि एक बेसिक हमारा स्टैंडर्ड ग्रेड है वो हमारे जनरेटर का। दोस्तों उसके बाद आता है हमारा बैटरी चार्जर। बैटरी चार्जर का एक्चुअली जो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है वो बेस्ड है हमारा केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और जो डीजल जनरेटर है वो उसमें जो बैटरीज होती है बहुत हमारी मेंटेनेंस फ्री बैटरीज होती है। और जो हमारे जनरेटर में जो एक मोटर होती है, स्टार्टिंग मोटर, उसको ऑन करवाने के लिए 24 वोल्ट दी जाती है हमारे बैटरी के थ्रू। जैसा कि आप ये ड्राइंग देख रहे हैं, ये बैटरी चार्जर की ड्राइंग है। इसमें दिखाया गया है कि इसमें कैसे चार्ज करता है बैटरी। इसमें ब्रिज रेक्टिफायर यूज होते हैं, फील्ड वेल्डिंग होती है, और कितने वोल्टेज तक की होती है।
ये एक बैटरी चार्जर का फोटो है। इस टाइप के हमारे बैटरी चार्जर होते हैं जो हमें यूज करते हैं बेसिकली इन डीजी सेट और फॉर अदर एप्लीकेशन। दोस्तों उसके बाद है हमारा कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल डीजी का रिमोट कह सकते हैं हम, कि जैसे जनरेटर में कोई भी हमने इनपुट देनी है, कोई कमांड देनी है, जनरेटर को ऑन करना है, जनरेटर को ऑफ करना है, उसमें क्या क्या सेफ्टीज होती है, क्या क्या उसमें अलार्म है, क्या क्या उसमें वोल्टेज है, इंडिकेशन क्या क्या चीज है, वो सब सारी होती है हमारे कंट्रोल पैनल के अंदर। कंट्रोल पैनल के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक्स ये एचएमआई होती है, जिसमें हमें सारी चीजें देखने को मिल जाती है यहाँ पे। जैसे स्टार्ट का बटन है, स्टॉप का बटन है, ऑटो में चलाना है जनरेटर या मैनुअल में चलाना है, क्लोज ओपन, जो इसके क्या क्या इंडिकेशन है, की है जो पैरामीटर अप डाउन करने के है, इसमें क्या स्टेटस है, उसके अलार्म्स क्या क्या है, ये सारी हमारी जो ये डिस्प्ले है इसके अंदर दिखाए जाते हैं। जैसे ये स्टार्ट का बटन है, ये स्टॉप का बटन है, ये ऑटो का बटन है, ये मैनुअल का बटन है, इसकी कमांड दिखाई है। जैसे इसमें बैटरी की वोल्टेज दिखा रहा है, ये 24 वोल्ट की बैटरी है, कितना इसका टेम्परेचर है, कितने आरपीएम पे चल रहा है, कितनी हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है, कितना लोड है, कितना एम्पियर है, कितनी इसकी वोल्टेज आ रही है। तो ये जो बेसिकली इसका कंट्रोल होता है हमारा जनरेटर का। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको रिमोट भी कह देते हैं कि जनरेटर को, और इसके थ्रू ही हमारी जो सारी कमांड्स है जनरेटर की वो जाती है। तो अगर सिंपल अगर इसकी डेफिनेशन देखें हम, तो जनरेटर ए जनरेटर कंट्रोल पैनल इज ए डिस्प्ले पैरामीटर दैट प्रेजेंट्स वेरियस डिटेल एंड पैरामीटर सच एज करंट, voltage and frequency. In addition to having the on off switch, generator control panel have button that allow the generator operator to program specific function or to monitor specific parameter। तो जो मैंने आपको सिंपल पहले बताया था कि ये एक एचएमआई टाइप की है, जो मतलब डिस्प्ले है जो हमारे जनरेटर के कंट्रोल पैनल को ऑन ऑफ करवाती है, इसमें सेफ्टी शो करती है, इसमें करंट शो करती है, इसकी स्पेसिफिकेशन हमारे जनरेटर की क्या क्या है वो सारी इसके अंदर दिखाई जाती है। जैसे अगर मान लो आपकी वोल्टेज इसकी कम होगी, अगर वोल्टेज कम होगी तो यहाँ आपको दिखाएगा जो एक्चुअल वोल्टेज है वो दिखाएगा, मेरी मिनिमम 24 वोल्ट रहनी चाहिए इसमें। अगर वो कम है तो यहाँ पे एक्चुअल आपकी इंडिकेशन आ जाएगी कि नहीं सर आपकी 24 वोल्ट नहीं है। तो आप इसमें जैसे चेक करेंगे मॉर्निंग में 23 वोल्ट, 22 वोल्ट या 11 वोल्ट है, अगर इसमें एक्चुअल देख के आप उसको चार्जिंग कर सकते हैं। या फिर जैसे किलो वोट है, रनिंग में देखें कि हमारा कितना किलो वोट का लोड है, तो वो इसमें शो करेगा रनिंग में। जैसे मेरा 24 किलोवाट का यहाँ शो करेगा कि 24 किलोवाट का रनिंग चल रहा है अभी, 100 किलोवाट का या 150 किलोवाट का है, और यहाँ कितनी वोल्टेज है एक्चुअल, 415 है, 380 है, 390 है, या कितनी वोल्टेज यहाँ शो करेगा। उसके बाद आता है एम्पियर, कि आपका लोड कितना है प्लांट का। लोड में दिखाएगा जैसे मान लो आपका प्लांट 750, आपका प्लांट का लोड है 750 केवी, इसका एम्पियर दिखाएगा उसमें कितने एम्पियर चले। रनिंग लोड दिखाएगा, मान लो 600 एम्पियर का लोड चल रहा है अभी, कुछ मशीनें चल रही है 400 एम्पियर चल रहा है, वो यहाँ पे लोड दिखाएगा। उसके बाद आता है रेडिएटर, जो इंजन का टेम्परेचर है आपका रेडिएटर का, वो इसमें शो करेगा कि इसमें टेम्परेचर कितना है। जो हमारा कूलिंग सिस्टम होता है उसका टेम्परेचर हमारा बेसिकली 100 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 100 के बाद तो स्टीम फॉर्मेशन आ जाती है जो हमारा पानी का लेवल है। लेकिन जो कूलेंट होता है हमारा, कूलेंट के एक बेसिक हमारा जो उसकी फ्रिक्वेंसी बेसिक जो पैरामीटर होता है वो बहुत जल्दी हीट होता है, बहुत जल्दी ठंडा होता है। तो कूलेंट का टेम्परेचर हमारा मेंटेन करके रखना चाहिए, अगर कुछ ज़्यादा होगा तो यहाँ पे इंडिकेशन आ जाएगी। और उसके बाद इसमें सेफ्टी है, जैसे 110 के बाद इसमें कूलेंट का टेम्परेचर बढ़ने के बाद ऑटोमेटिकली ट्रिप कर जाएगा। तो सेफ्टी के पर्पज से दी बेस्ट है। उसके बाद जैसे लेवल है, इसमें कितने आरपीएम चले हैं, मतलब मेरा जो अल्टरनेटर के कितने आरपीएम है, 1440 जो मेरा आरपीएम चलते हैं उसमें आप शो यहाँ दिखा देगा 1440 आरपीएम चल रहे हैं। कम से जितने हैं वो एक्चुअल दिखाएगा आपके इस एचएमआई पैनल में। उसके बाद इसमें जैसे फ्रीक्वेंसी हमारी वैसे फ्रीक्वेंसी फिक्स रहती है, 50 हर्ट्स या फिर 60 हर्ट्स, हमारे 50 हर्ट्स ही रहती है। तो ये कंट्रोल पैनल का हमारा जो टॉपिक था ये, इसमें बहुत ही नॉर्मल चीजें हैं जो जो कि मैंने आपको बताई है अभी।
दोस्तों सबसे लास्ट में हमारा आता है मेन असेंबली फ्रेम। मेन असेंबली जो ये आप देख रहे हैं, ये मेन असेंबली फ्रेम है। इसको हम स्ट्रक्चर इसकी सपोर्ट फ्रेम भी कह सकते हैं, असेंबली फ्रेम है। जैसे कि इसमें देख पा रहे हैं, ये आपका अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर की केबल्स वगैरह के लिए है। या एयर इनटेक फिल्टर है, ये आपके डीजल फिल्टर हो गए, लूब ऑयल फिल्टर हो गए, आपका मॉइस्चर सेपरेटर हो गया, रेडिएटर है, फैन है, आपका ये कूलिंग जो सिस्टम है वो हो गया आपका। यहाँ पे उस साइड में आपका चिमनी होगी, ये इंजन है। तो ये सारा असेंबल होता है एक फ्रेम के ऊपर। इस फ्रेम को हम मेन असेंबली फ्रेम कहते हैं। और जो इसके नीचे हम एंटी वाइब्रेशन पैड यूज करते हैं यहाँ पे, जिसके हमारी जो जनरेटर की वाइब्रेशन है जो रनिंग कंडीशन में, वो वाइब्रेशन को कंट्रोल करता है, नीचे नहीं जा पाती, जिससे हमारी इक्विपमेंट सेफ ही रहता है। अगर मैं डायरेक्ट रखूंगा इसको जमीन पे, जो इसकी वाइब्रेशन से इसके इफेक्ट पड़ेगा बॉडी पे। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और अपने सर्कल में सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को रेफर करें जिसको इस बेसिक नॉलेज नहीं है। आगे हम और वीडियो लेके आएंगे जनरेटर से रिलेटेड, उसकी डीपली पार्ट की, टर्बो चार्जर से रिलेटेड, और एयर कंप्रेसर की वीडियो बनाएंगे, चिलर की वीडियो बनाएंगे। और कुछ मैंने कुछ वीडियो में देखा है कि कुछ मेरे भाई वीडियो को डिसलाइक करते हैं। तो डिसलाइक करना ठीक है, आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी तो आपने डिसलाइक कर दिया, लेकिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, डिसलाइक की बजाय आप कमेंट सेक्शन में जाके मेरे को थोड़ी सी गाइड करें आपकी ये वीडियो आप इस तरीके से बना सकते हैं, इसमें ये चीज ऐड कर सकते हैं। तो आगे के लिए धन्यवाद। आप ऐसे ही मेरे को मोटिवेट करते रहें ताकि और अच्छी वीडियो लेके आ सकूं।